बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है वे जुनैद अंसारी डॉक्टर नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में पीएचडी आपने कर रखा है। बरतानिया में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ट ट्यूटर के नाम से चला रहे हैं। आपकी जन्मभूमि, आपका आप जिस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे आप तशरीफ़ रखते हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। डॉक्टर नज़ीर साहब नेचुरोपैथी तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट आपने किया और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि गुर्दे गुर्दे बहुत ज़्यादा लोगों के फेलियर की तरफ जा रहे हैं। मीरपुर में डॉक्टर ताहिर साहब यहाँ पर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत किडनी डायलिसिस सेंटर यहाँ पे चला रहे हैं। सैकड़ों लोगों के यहाँ पे गुर्दे जो हैं उनका डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस तो वक्ती रेमेडी है, ये कोई एंड इलाज तो नहीं है। ये गुर्दे अगर फेल होने की तरफ जा रहे हो, इनको बचाया जा सकता है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे जो हैं अभी तक ब्रिटेन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बंदों की ट्रीटमेंट की है नेचुरोपैथी के साथ। और एक बंदे की उम्र अब्दुल अजीज़ उनका नाम है, 76 साल उम्र, और उनको फिस्टोले वगैरह लग चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रीटमेंट से अभी दूसरा साल होने वाला है कि उनके गुर्दे जो हैं वो 16% से ऊपर काम कर रहे हैं, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बिल्कुल सादा सा तरीक़ाकार है जिससे गुर्दों को बचाया जा सकता है। तो और एक और ज़िमनी बात कि मैं सबसे पहले तो डॉक्टर ताहिर साहब जो हैं उनका और उनकी टीम का और उनके पूरे जो फलाई अदारा है उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने बार बार उनकी विज़िट भी की, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और इंशाल्लाह मैं उनके जो है जो फंडिंग है उसमें भी इंशाल्लाह जो भी हिस्सा वो ले सका करूँगा, क्योंकि वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी होप है। तो वगरना जो मरीज़ डायलिसिस वाला है वो फ़र्ज़ किया उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो तो घर में मर जाएगा। तो उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद दी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो मैं उसको उनको नेगेट नहीं कर रहा, मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये डायलिसिस जो है उसमें आप देखें कि कभी भी बंदा डायलिसिस से हटता नहीं है, वो यानी चलता ही रहता है सारी ज़िंदगी। जबकि मेरा एक सिंपल सा तरीका है जिससे डायलिसिस के साथ साथ अगर इस तरीके को भी किया जाए तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। किडनी रिवर्स भी हो सकता है और डायलिसिस से जान भी छुड़ाई जा सकती है। और उसमें एक तो ये भी है कि ये जो आए दिन हमारा मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो है फिज़ी ड्रिंक्स हैं, ये जो डब्बे वाले जूस हैं। ख़ास तौर पर उस दिन किडनी सेंटर के अंदर भी डिस्कशन हो रही थी, डॉक्टर्स हजरात वो कोई ड्रिंक स्टिंग उसके ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे थे। और फिर मैंने ये भी सुना है कि वो नकली दूध जो केमिकल से बनता है वो आ रहा है। अब देखें इंसानी ज़िंदगी के साथ कैसा खेला जा रहा है। और इसके अलावा ये जो हकीमी नुस्खे हैं जिनमें ख़ास तौर पर मर्दाना ताकत वगैरह के जो नुस्खे हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर ताहिर साहब के सेंटर में भी एनालिसिस किया कि 70% से 75% मर्द हैं, 25% औरतें हैं। तो जब कि कुदरती तौर पर जो मर्दाना अज़ा जितने भी होते हैं वो कुदरत ने ज़्यादा यानी मजबूत बनाए हैं, क्योंकि मर्द जो है वो हार्ड काम के लिए पैदा किए गए हैं कि मज़दूरी कर रही मेहनत वगैरह। तो अगर जिनके अज़ा पहले मजबूत हैं वो अगर 75% हैं और जिनके अज़ा कुदरती तौर पर कमज़ोर हैं वो 25% है, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो और उस रॉन्ग में मेरा ये ख्याल है कि ये जो लोगों को वो हाँ, और फिर इसके अंदर शुगर है, जब शुगर अनकंट्रोलेबल होती है तब भी मसला हो जाता है। और फिर मैं एक शॉकिंग चीज़ मैंने देखी है कि 12 साल के बच्चे का डायलिसिस हो रहा था। तो मैं इसके ऊपर भी आपके साथ एक और सेशन करूंगा कि वो जो बच्चे की पैदाइश के वक्त कुछ गलतियां वो दाइयाँ ऐसी गलती करती हैं जिससे वो बच्चा वनरेबल हो जाता है। आइंदा पूरी ज़िंदगी वो साबित है लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। अच्छा,
ये ये जो चीज़ है, ये आपसे पहले भी हल्की सी डिस्कशन हो रही थी। ये जो हमारी ये जो दाइज हैं, एलएचवीज हैं, ये क्या गलती करती हैं पैदाइश के वो वक्त मेरे से? ख्याल में हम अगर अगली वीडियो में कर लेना तो इस वक्त मैं ये जो किडनी डायलिसिस से बचने का तरीका है वो अगर मेंशन कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो इंशाल्लाह आइंदा सेशन में करेंगे। वो ये है कि देखें कि मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने 3 किडनी रखे हैं। अच्छा, अब जब मैं 3 किडनी कहता हूँ तो जैसे आपको हंसी आ गई है, ऐसे लोगों को हंसी आ जाती है। अभी किडनी तो 2 होते हैं, जबकि एक थर्ड किडनी है जो कि अच्छा सॉरी मोटरसाइकिल गुजर जाए। तीसरा किडनी जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है कि 2 किडनी से भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारी जिल्द। अच्छा, ये जो स्किन, इसको थर्ड किडनी नेचुरोपैथी में कहा जाता है। अच्छा, तो इसको हमारे पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग भी एक्टिवेट करते थे, लेकिन वो किडनी के लिए नहीं करते थे। उस ज़माने में तो जब आपके दादा या मेरे वालिद साहब का जो ज़माना था उसमें तो शायद किडनी का किसी ने सुना भी नहीं था कि किडनी भी फेल हो सकता है। लोग कुदरती ग़िज़ाएँ खाते थे। उनकी कुदरती हार्ड वर्क की उनकी बड़ी एक्सरसाइज होती थी, लंबे फासले पैदल चलने। ये पैदल चलना जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, और ये भी किडनी के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ कितने लोगों को मशवरा दिया भी आप पैदल चलें, वो जी पाँव में दर्द है, अब पाँव में दर्द है गाउट के लिए। अब उसका गाउट का भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रीटमेंट करता हूँ 24 घंटे में, वो गाउट से वो बंदा यानी फोकस में रहते हैं। आपने कहा कि एक बंदे में 3 किडनीज होते हैं, 2 तो हो गए जो नेचुरल अल्लाह ने दिए हैं, और तीसरा किडनी आप कह रहे हैं इंसान की स्किन। हाँ जी। तो स्किन को एक्टिवेट करने का तरीका यह है कि आप 1 लीटर पानी 10 लौंग के साथ बॉयल करें, उबालें उसको। उबालने के बाद उसको एक बड़े देगचे के अंदर डाल के बिस्तर के ऊपर रखें, और अपने जिस्म और उस देगचे के दरमियान एक कपड़ा या कुशन रख दें ताकि वो आपको उसकी गर्मी यानी देगचे की वो जो जलने का अंदेशा ना हो। और फिर इसको बड़ा देगचा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब वो पूरा लाफ लेके सो जाएंगे तो ख़तरा यह है कि कहीं वो आप पासा वगैरह चेंज करें तो वो पानी आपके ऊपर ना गिर जाए। तो 1 घंटे तक स्टीम लें बंद कमरे के अंदर, खिड़की वगैरह से कहीं से हवा ना आ रही हो, और फिर 1 घंटे के अंदर आपके जिस्म से काछा लगा के, ताकि आपके कपड़े वगैरह ना गिले हों। और दूसरा ये कि अगर आपके पास वज़न की मशीन है तो 1.5 घंटे के बाद जब आप वज़न करेंगे तो आपका वज़न कम अज़ कम 1.5 किलो कम होगा। इसका मतलब आपके जिस्म से 1.5 लीटर पानी निकल गया। तो अब आप ये देखें, और पानी के साथ क्या क्या निकला? और पानी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सोडियम क्लोराइड यानी ये जो नमक है ये निकलता है। और हाँ जी, जो नमक है ये हमारे इवन नॉर्मल किडनी भी जब अच्छी हालत में भी होते हैं तो वो नमक को नहीं निकालते, या अगर निकालते हैं वो तो तकरीबन नेगलिजिबल यानी बहुत ही कम। जबकि इस स्टीम के थ्रू वो निकल जाता है जिस्म से पानी भी हाँ जी, एक्स्ट्रा निकल पानी। गया, टॉक्सिन हाँ, निकल गए। उसमें ये है कि एक बात का ख्याल रखा जाए कि चूंकि पूरा जिस्म हीटअप हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं वो पहले अपने ब्लड प्रेशर की वो ट्रीटमेंट करें। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, अपनी फुल यानी वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको यूज़ करें। और साथ ही अगर वो महसूस करें कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है स्टीम के दौरान तो वो स्टीम को रोक दें, यानी कि जिस वक्त भी वो लाभ से बाहर आ जाएंगे स्टीम रुक जाएगी, लेकिन एकदम से बाहर नहीं आना। या आप टेम्परेरी ब्रेक आप कर रहे हैं या फुल ब्रेक आप कर रहे हैं, पहले आराम से मुंह से वो लाभ को हटाएं, फिर उसको सीने तक, फिर आस्ता आस्ता, क्योंकि एकदम से हटाएंगे अब टेम्परेचर शॉक जो है ये भी प्रॉब्लम कोज कर सकता है। फिर उस कमरे के अंदर भी आपने 1 घंटे तक कम से कम रहना है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जब आप 1.5 लीटर पानी अपने जिस्म से निकाल रहे हैं तो आपको फिर पानी की इंटेक भी करनी पड़ेगी उतनी, क्योंकि ये ना हो कि आपके वो डिहाइड्रेशन हो जाए। तो इस तरीके से अगर किसी का किडनी 10% पर है, डायलिसिस अभी शुरू नहीं हुआ, वो इस मेथड को सुबह शाम ट्राई करें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बजाय इसके कि वो कई घंटे डायलिसिस मशीन के ऊपर रहें। तो ये तरीका करें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो अरसा दराज तक डायलिसिस के ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब किडनी उनके बच सकते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर नज़ीर साहब बात कह रहे हैं कि दीगर एहतियातें, मसलन आपको शुगर जो है, शुगर कंट्रोल आपको करनी चाहिए,
चलें फिरें, वॉक करें, उसकी अलहदा नेचुरोपैथी के अंदर रेमेडीज़ मौजूद हैं। वो डॉक्टर नज़ीर साहब वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का डॉक्टर साहब ने कह दिया कि उसको आपने मॉनिटर करना है और तरीके के साथ इस चीज़ को आपने डील करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर साहब को अंजुमन फलाह व बहबूद इंसानियत ये किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर हॉस्पिटल में जो कायम है, अब ये काम तो कर रहा है। किडनी को बचाने का एक तरीका आपने बता दिया कि ये जो तीसरा किडनी है, अल्लाह ने स्किन जो इंसान को दे रखी है, इसको आप वाइजली यूज़ करें, एक्टिवेट करें। तो आपने एक और बात कही थी कि इंसान का इम्यून सिस्टम ये उम्मीद के साथ वाबस्ता है। मायूसी जहाँ आ गई वहाँ डिप्रेशन आ गई, इंसान आधी जंग वहीं हार गया। ये क्या आपके जहन में फ़िलासफ़ी है? उसमें ये देखें कि जो भी लिंगरिंग डिजीज़ होती हैं ना, यानी जो पूरी ज़िंदगी चलती हैं और बहुत बैड यानी उनका इम्पैक्ट होता है। जैसे फ़र्ज़ किया किसी बंदे को जो ही डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं ना कि आपको कैंसर है, तो उसी वक्त उसका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है उस गम और फिक्र की वजह से। या आपने एक बात देखी होगी कि किसी के बूढ़े वालिदैन होते हैं और बड़े हेल्थी होते हैं, चलते हैं फिरते हैं, सारा कुछ करते हैं, काम काज दबा दबा के, लेकिन उनका जवान बेटा फोत हो जाता है। तो उस गम की वजह से उन्हें डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से उनका इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है और विद इन फ्यू ईयर वो दुनिया से या तो ज़िंदा भी हैं तो बिल्कुल माजूर हो जाते हैं। तो अब ये क्या कि भाई एक फैक्टर हुआ, उनका बेटा जवान फोत हुआ तो उसके साथ ही उनका हेल्थ का बेड़ा गर्क हो गया। वजह क्या हुई? उनका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो गया गम की वजह से। उनको डिप्रेशन हुआ, गम हुआ। तो ऐसे ही जब कैंसर है या किडनी डायलिसिस है या ऐसी कोई भी बीमारी है जिसका मरीज़ को ये पता होता है कि अब मैं फॉर लाइफ इसके ऊपर होऊंगा, तो उसका डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है। इम्यून सिस्टम के ड्रॉप होने से वो, जैसे आपने फरमाया, आधी जंग हार गया, तो वो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के गड़े की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि मैंने डॉक्टर ताहिर साहब से भी वो डिस्कशन किया है कि वो फरमाते हैं कि एवरेज लाइफ तकरीबन डायलिसिस के बाद 5 साल रह जाती है, लेकिन उनके पास ऐसे केसेस भी हैं जो 26 साल से चल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बहादुर लोग हैं जो कि अपना हौसला नहीं आ रहे। हालांकि डायलिसिस तो सबका सहम हो रहा है, तो जिन्होंने हौसला नहीं आ रहा वो 26 साल तक भी जा रहे हैं और अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि वो आइंदा भी शायद आगे चलते जाएंगे जी। तो जिन्होंने हिम्मत हार गई तो वो पहले ही फारग हो गए 5 साल में ही। बल्कि ऐसे केसेस भी हैं 2 साल के अंदर लोग फारग हो गए, अच्छे भले हेल्थी थे, लेकिन उनको डिप्रेशन हुआ, उन्होंने इसको बहुत सीरियस लिया। तो वो मेरी सिस्टर के साथ ऐसे हुआ 2017 में, उनको 2015 में यानी 2015 में वो डायलिसिस शुरू हुआ, 2017 में वो खुद हो गई। उनको यही था कि वो हिम्मत हार गई थी। मैंने बहुत उनको हौसले दिए, लेकिन वो बस चुप। डिप्रेशन की एक निशानी होती है जिन लोगों को नहीं पता, भाई जो बता चुप कर गया ना वो डिप्रेशन है। हमारी वो जो बड़ी बुज़ुर्ग थी, वालदा, नानी, दादी, वो ये कहा करती थी कि कोई औरत, उसका खामद या कोई बहुत करीबी अजीज़ फोत हो जाए ना, तो औरत को चुप लग जाए, कहती इसको रुवाओ, इसको रुवाओ। अच्छा, वो रुवाने का क्या मतलब था? कि इसके अंदर से वो गम निकले। हालांकि वो बिल्कुल लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनको पता था कि इसको सदमे से, उनको नाम नहीं पता था डिप्रेशन, लेकिन उनको पता था कि ये इसको गम लग गया ना तो ये गम इसको खा जाएगा, तो वो डिप्रेशन को गम कहते थे। तो नेचुरोपैथी के अंदर आप भी इस डिप्रेशन को, गम को, सदमे को, डिप्रेशन को दूर करने का कोई... देखें ना, मैं ये जब स्टीम के थ्रू उनको होप देता हूँ कि भाई ये देखें आप स्टीम लेंगे ना तो आप एक दिन डायलिसिस से बाहर आ जाएंगे। तो अब ये जो उम्मीद है ना उनको वो उनका इम्यून सिस्टम डेवलप करेगी। तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी केस के ऊपर ये प्रैक्टिकल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो मरीज़ जो है वो इतना बहादुर बन जाएगा कि अगर वो डायलिसिस के ऊपर भी रहेगा ना तो लंबे अरसे तक चलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे अब चूँकि असर का वक्त हो रहा है, नमाज का वक्त हो रहा है, यहाँ पे इस दूसरे प्रोग्राम के कंक्लूडिंग रिमार्क्स में डॉक्टर नज़ीर साहब से लूँगा। डॉक्टर नज़ीर साहब, बंदा शुगर के मर्ज़ की तरफ जा रहा है, आप देखते हैं कि उसके जिस्म के अंदर टॉक्सिक मटेरियल बहुत से इकट्ठे हुए हैं। डिटॉक्स करने का आपने एक तरीका बताया था जिसका सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं चाहता हूँ कि डिटॉक्स होता क्या है, आप जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये ज़रा साथ बता दें। देखिए जी कि मैं सॉरी, अभी फ़िलहाल इस सवाल का जवाब
वो देना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये FDA से अप्रूव हो जाए, वरना लोग क्या करेंगे, जैसा सनामकी का मजाक उड़ाया था ना, वो जी इससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फलान हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होती है। लेकिन जब वो अप्रूव्ड हो जाता है ना, फिर उसके ऊपर वो जितना मर्जी कोई बहस मुबासा करे, चूँकि वो फाइनल अथॉरिटी से अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर तनकीद या तंज कम होती है। लेकिन मैं शुगर का डिटॉक्स एक होता और क्या है सिर्फ ये बता दें, अपना तरीका ना बताएं आप, डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स है कि मैं एक सादा सा फार्मूला बनाया जिससे लूज़ मोशन होते हैं। मैं ब्रिटेन में भी इस्तेमाल करा रहा था, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है। और वहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आपको बताऊँ कि शायद वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है या ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वहाँ आपके तरीका इलाज के ऊपर कोई तनकीद नहीं आती, तारीफ़ होती है, तनकीद नहीं होती। जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मैंने लाखों करोड़ों लोगों का इलाज किया सनामकी के ज़रिए, तो यहाँ पाकिस्तान से बहुत तनकीद हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ना होने के बराबर तनकीद हुई। और अगर तनकीद हुई भी तो वह पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये एक दो केसेस आए। तो डिटॉक्स का आसान सा मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि जिस्म जहरीले के मादों को जहरीले निकाल देना, मादों को निकाल देना, जिसमें डिटॉक्स। ये जो स्टीम है ना, ये स्टीम भी एक डिटॉक्स है। ये भी डिटॉक्स। हाँ जी। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि कुदरत ने डिटॉक्स के हमारे 3 तरीके बनाए हैं। सही। एक पसीना के ज़रिए, जो कि वो गर्मियों में आएगा, सर्दियों में तो नहीं आएगा, और ब्रिटेन में तो आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ भी, वहाँ की गर्मियाँ भी वो यहाँ की सर्दियों की तरह होती हैं। तो दूसरा तरीका है पेशाब के ज़रिए, वो तब आएगा जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे। और तीसरा तरीका क्या है, पखाने के ज़रिए, तो वो तब है जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे, कब्ज़ नहीं होगी। अब ब्रिटेन में प्रॉब्लम क्या है कि लोग ठंड की वजह से पानी पीते ही नहीं, वो कहते हैं प्यास ही नहीं लगती। यहाँ भी आपने देखा होगा कि ये जो फालज है, लकवा है, स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, ये सर्दियों में होते हैं। अब लोग समझते हैं कि ये सर्दी की बीमारी है, ये सर्दी की बीमारी नहीं है। ये पानी ना पीने की वजह से ब्लड हमारा, वो खून जो है थिक हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा खून जो है वो आपकी सारी जो बाल के बराबर शरियाने हैं ना, उनमें से नहीं पास ऑन होता। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी जिल्द के ऊपर जो कुदरती शाइन है ना, कुदरती चमक, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपकी जिल्द के नीचे बाल के बराबर वो यानी शरियाने होती हैं जिनमें से वो खून पास होता है ना, तो आपके चेहरे के ऊपर कुदरती एक रौनक आती है। ठीक है। आपकी जो हैं हाँ उनमें जी। ब्लड ट्रैवल और करता है। फिर ब्रेन के अंदर इसी तरह बड़ी बारीक शरियानें होती हैं। जिस वक्त वहाँ ब्लड वो क्लाट बनेंगे, पानी ना पीने की वजह से ब्लड थिक होगा, तो वो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, फालज हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको सॉरी, बात वो लंबी होती जा रही है। मेरा एक टीचर है, ज़फ़र मीरपुर से ही है, सॉरी एक्स मीरपुर बिम्बर से। उसने मुझसे रब्ता किया कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी जो है उसका ये बाजू सो गया है, यानी ऐसे ऐसे वो करती है तो उंगलियां हिलती हैं, लेकिन अगर उसको चुंडी वगैरह काटें तो वो बिल्कुल महसूस नहीं करती, और उसको टांगों में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे चूंटियाँ चाह रही हैं। तो मैंने उसको कहा ये तो प्री स्ट्रोक की निशानी है। तो कब से है, कहता है सुबह से। मैंने कहा फ़ौरन उसको ये कहो आधा लीटर पानी गर्म करे, यानी बॉयलिंग के करीब करीब गर्म करे, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल के, आधी टीस्पून मीठा सोडा डाल के फ़ौरन पिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उस बहन ने पिया और आधे घंटे के अंदर फ़ोन किया जी कि मेरे सारे सिम्टम ठीक हो गए। तो अब ये उसको डिहाइड्रेशन थी जिसकी वजह से उसको स्ट्रोक होने वाला था। तो ये तरीका कार से क्या हुआ, उसके वो अंदर जो पानी की कमी थी वो फ़ौरन पूरी हुई। क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं ना, तो वो देर से आपके यानी ब्लड में या सेल्स में जाता है। जब वो गर्म होता है और उसके अंदर ये जो मीठा सोडा होता है, या गर्मियों में शरबती बजूरी होती है और अर्क गुलाब, तो ये फ़ौरन डिफ्यूज़ करके यानी ब्लड से जिगर में जाता है, तो जिगर को तकवीत मिलती है, उसकी जो खुश्की ख़त्म होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी को भी प्री स्ट्रोक की ऐसी निशानियाँ हो रही हों, तो वो फ़ौरन ये घर का सादा सा इलाज है, कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो स्ट्रोक से बच जाएंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर नज़ीर कामरेड साहब, मुतअद्दिद आपने PhD कर रखे हैं। बरतानिया में बेस्ट ट्यूटर्स के नाम से आपका इदारा, जिसके मतलब ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह ने मेरा एक वसीला बना दिया दुनिया कमाने का, लेकिन इंसानों के काम आना, इंसानों के काम आने की कोशिश करना, चाहे वो इलाज मुआलजे के ज़रिए, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेचुरलपैथी,
जो हमारे इर्द गिर्द हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी विज़डम के साथ, फोक विज़डम के साथ चीज़ें अख़ज़ करके हमारे लिए छोड़ी थीं, उन चीज़ों को ये प्रैक्टिस में ला के पब्लिक तक पहुँचा के उन्हें फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको, आपके किसी प्यारे को कोई ऐसी बीमारी है जिस पे आप डॉक्टर नज़ीर साहब से रहनुमाई लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी दानिश की बात है जो आप इनके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो आगे किसी और इंसान के काम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। चंद दिन के लिए आप बरतानिया से डॉक्टर नज़ीर साहब मीरपुर आदात कश्मीर तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन फ़ी अमान अल्लाह। हाफ़िज़ एंड गुड बाय।